Dear students, this is the 7th video of chapter Control and Coordination. हमने लास्ट लेक्चर में ट्रोपिक मूवमेंट यानी ट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ मूवमेंट होती है वो टुवार्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस देखने को मिलती है। उसी में से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। आप क्लियरली देख सकते हो, एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। पास में ये एक खिड़की है। इस खिड़की से सनलाइट इस पौधे की तरफ आ रही है। और हम क्या नोट कर रहे हैं इस डायग्राम में? इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ मूवमेंट है, इस टाइम जो ग्रोथ कर रहा है वो टुवार्ड्स द स्टिमुलस ग्रो कर रहा है। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? सनलाइट है। रिस्पॉन्स प्लांट की ग्रोथ हुई टुवार्ड्स द सनलाइट, यानी यहाँ पर जो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। इसको हम थोड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम के द्वारा see this diagram. Here the sunlight is coming from window towards a plant. This is the green part of the plant. अब हम इसमें क्या नोट करेंगे, मैं ड्रा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। और ये हार्मोन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये हेल्प करता है सेल की इनलार्जमेंट में। प्लांट की टिप के ऊपर ये हार्मोन बनेगा, यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। लेकिन एक खास बात क्या है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन जो है ना, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है। ये लाइट से हमेशा दूर भागेगा। जिस साइड शैडो होगी, छाया होगी, ये वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो होगा क्या कि इस पार्ट में, यहाँ पर इस दिशा में, ये जो जगह है जहाँ पर सनलाइट कम होगी वहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा होगा और यहाँ पर बहुत ही कम होगा। तो क्या होगा? अब जहाँ पर ज़्यादा हार्मोन, यानी इस एरिया के अंदर ज़्यादा हार्मोन है, इस पार्ट में ज़्यादा हार्मोन है, तो क्या होगा? सेल की इलार्जमेंट भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर इस एरिया में हार्मोन कम है तो इलार्जमेंट कम होगी। तो होगा क्या? इस साइड ग्रोथ ज़्यादा है, इस साइड ग्रोथ कम है। इसका नतीजा क्या होगा कि प्लांट जो है, स्टेम जो है, वो क्या करेगा? वो टुवार्ड्स द स्टिमुलस यानी कि इस तरफ, सनलाइट की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर जाए। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? ग्रोथ ज़्यादा हुई। इस एरिया के अंदर सेल की इलार्जमेंट ज़्यादा हुई और यहाँ पे सेल की इलार्जमेंट बहुत कम हुई। तो यहाँ इस वजह से क्या होता है? प्लांट जो होता है टुवार्ड्स द स्टिमुलस ग्रो कर जाता है और
प्लांट, यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें कि स्टेम जो है वो मुड़ गया है। किस साइड मुड़ गया है? खिड़की की तरफ, जहाँ से सनलाइट आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है टेंड्रिल के बारे में। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। इस डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है कि ये कोई बाम्बू स्टिक है। दिस इज द बाम्बू स्टिक। इस बाम्बू स्टिक के चारों ओर इस प्लांट की जो टेंड्रिल है, दिस इज द टेंड्रिल, ये टेंड्रिल जो है इसके चारों ओर लिपटी हुई है कुछ इस प्रकार से। अब ये जो लिपटना है और ये टेंड्रिल का ग्रोथ मूवमेंट है ऊपर की साइड, यानी ये इसके चारों ओर लिपटती जाएगी और ग्रोथ भी करती जाएगी। ये किस वजह से? यानी कर्लिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द स्पोर्ट का कारण क्या है? तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे बाय द डायग्राम। See this diagram. In this diagram, this is a sport. कोई भी बाम्बू स्टिक हो सकती है, कोई भी टहनी हो सकती है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, और इसके चारों ओर ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है दैट्स इज द टेंड्रिल। अब टेंड्रिल ग्रोथ जो होता है ऊपर की साइड हो रही है। अब टेंड्रिल की ग्रोथ ऊपर की साइड जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसको समझने का प्रयास करें। इसका भी लगभग वही रीजन है जो हमने अभी पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, जिसमें क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो स्टेम जो है वो लाइट की तरफ ग्रोथ कर रही है। क्यों कर रही है? वहाँ पर हमने रीज़न दिया था एक हार्मोन का जिसका नाम है ऑक्सिन। मैं फिर से कहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटिव टू लाइट, सिमिलरली ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटिव टू द टच। कैसे? जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सिन हार्मोन होगा वहाँ पर सेल इनलार्जमेंट ज़्यादा होगी। तो इस केस में सेल इनलार्जमेंट कहाँ पर हुई? इस जगह पर सेल इनलार्जमेंट ज़्यादा होगी और इस जगह पर सेल इनलार्जमेंट कम होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ऑक्सिन हार्मोन, ये जो ऑक्सिन हार्मोन जो है इट इज़ सेंसिटिव टू टच, इट गो अवे फ्रॉम द टच। यानी जहाँ पर ये टेंड्रिल इस स्पोर्ट को छू रही है तो क्या होगा, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और इस एरिया के अंदर ये हार्मोन कम होगा। और जहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर सेल की इनलार्जमेंट, जो छोटा साइज़ है सेल का इनलार्जमेंट, वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस साइड, इस एरिया के अंदर सेल की इनलार्जमेंट ज़्यादा है और इस एरिया के अंदर सेल की इनलार्जमेंट कम है। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इस टाइम ये जो टेंड्रिल जो है इसकी ग्रोथ मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी ये टेंड्रिल जो है इसके चारों ओर लिपटता चला जाएगा। इसके एक हिस्से में, यानी इस हिस्से में ग्रोथ ज़्यादा है और इस हिस्से में ग्रोथ कम है और इसीलिए इसके चारों लिपटता जाएगा और ये ग्रोथ करता जाएगा। तो दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटिव टू द टच, आल्सो इट इज सेंसिटिव टू द लाइट। नाउ see this diagram. What do you conclude from the following diagram given below? ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। आप इसमें क्या नोट करोगे?
इस डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है कि एक गमला जो है, एक पॉट जो है, उसको टेढ़ा रख दिया और फिर क्या हुआ, स्टेम जो है, जो पहले जिसकी डायरेक्शन इस साइड थी, अब इसकी ग्रोथ मूवमेंट ऊपर की साइड होगी। यहां पर जो रूट जो पहले इस प्रकार ग्रोथ कर रही थी, टेढ़ा रखने के बाद इसकी ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण भी ट्रोपिज्म है। इस हिस्से में ये जो एरिया है स्टेम का, यहां पर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म काम कर रहा है और ये जो एरिया है, जो रूट्स का एरिया जो है, यहां पर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म काम कर रहा है। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की वजह से स्टेम ऊपरी तरफ ग्रो कर रहा है और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म की वजह से यहां पर रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही है। तो ये तो हो गया ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टिक मूवमेंट या फिर नेस्टिस। क्या है नेस्टिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of the stimulus is called nestic movement. प्लांट की मूवमेंट है किसी स्टिमुलस के कारण, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट, जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, वो ना तो स्टिमुलस की तरफ है, मतलब यहां पर ट्रोपिक मूवमेंट की तरह नहीं है टुवार्ड द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। यहां पर जो रिस्पॉन्स होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एनी डायरेक्शन। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है, स्टिमुलस आया और प्लांट ने रिस्पॉन्स दिया किसी भी डायरेक्शन में, ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टिस। अब ये मेन डिफरेंस क्या है, जैसे अभी मैंने पढ़ा, फिर से मैं इसको रीड कर रहा हूं, देखो ध्यान से। The main difference between the tropic and nestic movement is that tropic movement is a directional movement of a plant part, but nestic movement is not a directional movement of the plant part with respect to the stimulus. यहाँ स्टिमुलस के प्रति नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है नेस्टिक मूवमेंट का, एक पौधा है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। छुई मुई के केस में, जिसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुदिका, जब हम इस प्लांट को छूते हैं तो छूने मात्र से ही ये प्लांट क्या करता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। जैसे हम छुएंगे लीव्स क्या हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डैंडिलियन फ्लावर इन द मॉर्निंग इन द ब्राइट लाइट
and closing in the evening when the light fades is an example of nesting movement। ये जो डैंडीलाइन का फ्लावर है, जैसे ही सूर्य उदय होगा फ्लावर्स के पेटल खिल जाएंगे। अब सनलाइट किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन पेटल तो अपने चारों तरफ से पूरी तरह से खिलता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, क्लोजिंग ऑफ पेटल ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग ब्राइट लाइट। सुबह सुबह जैसे ही सुबह होगी तो एक मून फ्लावर नाम का पौधा होता है, इसके जो पेटल जो होते हैं, जो ग्रीन पंखुड़ियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, और जैसे ही डार्क होगा, डार्क में फिर से ये क्या कर जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो इन तीनों केस में, चाहे मिमोसा पुदिका की लीव्स हो, चाहे डैंडीलाइन फ्लावर हो, या फिर मून फ्लावर हो, तीनों ही केस में मूवमेंट देखने को मिलती है। और ये मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस की तरफ नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो अभी जो हमने पौधे का एग्जाम्पल लिया था, दैट इज द मिमोसा पुदिका, जो छूने से मूवमेंट देखने को मिले, यानी कि द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। प्लांट के पार्ट की मूवमेंट है, बट यहां पर जो रिस्पॉन्स है वो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्लांट के जो लीव्स हैं, इसमें पानी की मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से देखने को मिलता है। एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो लीव है, इस लीव का, दैट्स इज द लीव, और ये जो पार्ट है लीव का, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं पल्विनस। इस पल्विनस के अंदर क्या होता है, पानी होता है, और ये पानी के इस पल्विनस से लीव्स की तरफ जाने की वजह से ये इसकी जो पत्तियां जो हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना कैसे मूवमेंट होती है इसकी। सपोज करो ये एक प्लांट की टहनी है, और इस प्लांट की टहनी पर कई सारी लीव्स लगी हुई हैं। तो इस लीव्स का एक छोटा सा सेक्शन मैं बना रहा हूं। अब इस पार्ट में ये जो जगह है, इतनी सी जगह, इसको बोलते हैं पल्विनस। और इस पल्विनस के अंदर क्या होता है बेटा, पानी भरा होता है, वाटर। हियर इज वाटर इज प्रेजेंट।
जब कोई भी इस लीफलेट को टच करेगा तो होगा क्या, इसमें एक प्रकार का इम्पल्स क्रिएट होगा, वो केमिकल इम्पल्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो होगा क्या, यहाँ पर जो पानी है, द वाटर प्रेजेंट हियर, वो मूव करेगा। कहाँ, या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर यहाँ से निकल के इस पार्ट में मूव करेगा। और होगा क्या, जब पानी इसमें से निकल जाएगा, ये बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि पानी की वजह से ही ये स्ट्रेस्ड था, जिसकी वजह से लीफ जो थी बिल्कुल सही ढंग से इरेक्ट थी। लेकिन जैसे ही पानी यहाँ से बाहर निकल गया, ये लीव क्या करेगी, ये लीव यहाँ से इस प्रकार से नीचे की तरफ जो है वो झुक जाएगी। कुछ देर के बाद क्या होगा, इसमें से पानी वापस, लीव्स में से पानी की वापस मूवमेंट होगी। किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, यानी जो पहले जो लीव के अंदर पानी यहाँ इकट्ठा हो गया था, अब वो इसमें से यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसका पानी जो बाहर था वो भी यहाँ पर आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा। और पार्ट में आने के बाद ये फिर से सेल जो हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, और फिर से दोबारा से ये अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। और इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। तो यानी पल्विनस के अंदर पानी की मूवमेंट टुवार्ड्स द लीफलेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट डज नॉट रिमेन स्ट्रेस्ड, और इस वजह से क्या होगा, लीफ नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और जैसे ही पानी वापस इस पल्विनस के अंदर आता है, ये दोबारा स्ट्रेच हो जाता है और इरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। और ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ये एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टी का। और कहता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसका कम से कम कितनी देर का होगा, 15 से 30 मिनट का ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी के केस में क्या देखने को मिलता है, यहां पर स्टिमुलस क्या है, लाइट। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ऑफ प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। इसमें फ्लावर के जो पेटल जो होते हैं इनकी मूवमेंट होती है, या तो ये पेटल ओपन हो जाएंगे या फिर क्लोज हो जाएंगे। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था डैंडिलियन फ्लावर, जैसे ही सूर्य उदय होगा, ब्राइट लाइट आएगी, ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही रात होगी, शाम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है पेटल की लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी यूँ कह दो कि लाइट की प्रेजेंस ही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करती है, लेकिन ये टुवार्ड्स द लाइट नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है मून फ्लावर का। तो मून फ्लावर के केस में भी यही देखने को मिलता है, क्या कि जैसे ही रात होगी तो फ्लावर क्या होता है, मून फ्लावर, इसके पेटल ओपन हो जाएंगे। द पेटल ऑफ मून फ्लावर क्लोज ड्यूरिंग द डे when there is a bright light, but open at night when it is dark and there is no light। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, फोटोनेस्टी का। तो याद रखना, छुई मुई का पौधा जिसे हम बोलते हैं टच मी नॉट, साइंटिफिक नेम है मिमोसा पोदिका, वो
थिग्मोनेस्टी शो करता है, और मून फ्लावर और डैंडीलोइन फ्लावर ये फोटोनेस्टी का एग्जाम्पल जो है शो करता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करना। कोई एनसीईआरटी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इसके।